अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और अपनी एक अलग राय रखते हैं मुल्की मामलात के हवाले से। इसके अलावा अबू ज़र सलमान नियाज़ी लीगल एक्सपर्ट, वो भी आज के शो में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। अतर काज़मी और आनव बशीर साहब हस्ब मामूल हमारे शो की जीनत। और ये जो हफ़्ता है, वैसे तो ये अगला सारा महीना ही बहुत अहम है, लेकिन मुल्की सियासत में एक दिलचस्प हफ़्ते का आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि अब है 12 जुलाई नज़दीक। 12 जुलाई वो तारीख़ है जब तोशाखाना ट्रायल का आगाज़ होगा। इसके अलावा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग भी होने जा रही है, एक बड़ी गिरफ्तारी भी मुतवक्के है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है और इसके अलावा एक बड़ा फ़ैसला भी मुतवक्के है। बहुत सी तवक्कुआत हैं। एट द सेम टाइम जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है तो इत्तेहादियों में जो दरारें हैं वो वाज़ेह होती जा रही हैं। खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान कुछ शिकायती लहजे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो PDM इत्तेहाद के सरबराह हैं। यही वजह है कि उनको अहमियत भी खासी दी जाती है और जैसे ही उनकी शिकायतें कुछ सामने आई तो नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये काम सौंपा, ज़िम्मेदारी सौंपी कि आप मौलाना फजलुर रहमान को जाके मनाएं। तो शहबाज शरीफ साहब जाके मौलाना से मिले हैं। उसके बाद मौलाना के लहजे में कितना बदलाव आता है या उनकी ऐसी क्या शिकायतें थीं जिसकी वजह से वो शिकायत करने पे माइल हुए, आज के शो में ये तो डिस्कस करेंगे। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की हैं। जो गुज़रा हफ्ता है वो इस लिहाज से अहम था कि किसी कत्ल की साजिश की गूंज भी हवाओं में हमें सुनाई दी और इसके अलावा जो IMF वक्त है उसने चेयरमैन PTI से भी मुलाकात की और वहाँ पर उनकी टीम के मेंबर्स भी साथ ही मौजूद थे वीडियो लिंक पर, जो बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के मफरूर हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या आज कह रही हैं वो सुने। वाज़िया तौर पर कहना चाहती हूँ, एक तो तमाम सबूत इस वक्त FIA के पास मौजूद हैं जिनके ऊपर कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो तमाम अनासिर जो कभी सहाफ़त का सहारा लेकर, कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लेकर, कभी इसकी प्रॉक्सीज बनकर इस किस्म का खतरनाक खेल खेलते हैं, उनके खिलाफ सारे सबूत आ चुके हैं। और मैं वाज़िया तौर पर कहना चाहती हूँ कि इस किस्म के इंसाइटिंग वायलेंस, इस किस्म की स्टेटमेंट्स, इन किस्म की हरकतों से अगर किसी किस्म का कोई सियासत दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो उसका जिम्मेदार ये फॉरेन एजेंट होगा। अब इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो हर जो ज़ीरू है या ज़ीहोश है वो सोचने पर मजबूर होता है कि ये हवाई बातें हैं या इनमें कोई वज़न भी है। अगर इनमें कोई वज़न है तो उसका मतलब है कि दीगर ममालिक पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत भी करते हैं, मशवरे भी देते हैं और फिर उनके मुताबिक यहाँ हुकूमतें भी बनती हैं। अब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं, तकरीबन जुलाई का ये महीना तो अगस्त में वो बता रहे हैं कि असम्बली तहलील हो जाएगी, लेकिन इंतखाबात के वजह से फरमाते कि अक्टूबर में मौसम गर्म होता है तो नवंबर में हो जाएंगे, सितंबर में बहुत सी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। वज़ीर दिफ़ा का बयान सुनिए। सियासी पार्टियों के माबैन जो है, खुसूसन PDM की पार्टियों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे या सीट एडजस्टमेंट वगैरह, ये सारे सिलसिले जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो भी गिनती हुई असेंबली की डिसोल्यूशन तहलील होने के बाद की, उसमें ये मुकम्मल होंगे। सिंध की तैयारी जो है वो तकरीबन का आगाज हो चुका है। तकरीबन 1 माह के अंदर जो है असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की राय है कि मईशत बेहतर करने का तरीका जो है वो वक्त पर इंतखाबात है, जबकि मौलाना जून में हमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि पहले मईशत सेट करेंगे फिर इंतखाबात कराएंगे। अब उनकी टोन में थोड़ा चेंज है। वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। ये चेंज दुबई मुलाकातों के बाद है या नहीं, इस पर सवाल ज़रूर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब मौलाना साहब पर तबसरा करते हुए क्या कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने PDM की अहम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से गिला किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने दुबई में एक नशिस्त करनी थी और आपकी मीटिंग तय हो गई थी तो आप PDM का हिस्सा हैं, आपको PDM की दीगर जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। PML नून के और पीपल्स पार्टी के सियासी राह से जुदा PDM के अंदर एतमाद की फिजा अबरालूद, उसमें फुकदान, तो ये एक नई दिलचस्प सियासी सूरत हाल जन्म ले रही है और इंतखाबात की भी आमद है। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। शाह साहब को तो अब ये दिखाई दे रहा है कि PDM में एतमाद की फ़ज़ा मफकूद है, फुकदान उसका दिखाई दे रहा है एतमाद का। जनरल साहब हमारे शो में ये पहले प्रेडिक्शन कर चुके थे कि जैसे इंतखाबात का मंजरनामा बनेगा
तो तोड़फोड़ पीडीएम में शुरू हो जाएगी। लेकिन अतर यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है कि ये जो मुलाकातें हुई दुबई में, ये ईद से पहले हुई और मौलाना साहब तकरीबन ईद के 1.5 हफ्ते के बाद ये शिकायत करते हुए दिखाई दिए। टाइमिंग देख रहे हैं आप कोई इन शिकायतों की? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली मौलाना है, उनके एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी हैं। टाइमिंग जो भी हो, जिस वक्त भी मुलाकात हो, ये फ्यूचर का जो सेटअप है उसके हवाले से मुलाकातें हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन मुलाकातों के नतीजे में ये फैसले होने हैं कि आगे आने वाला सेटअप क्या होगा, अगले सेटअप के अंदर किसका क्या किरदार होगा, किस तरीके से चीज़ों को डील किया जाएगा। तो इसी वजह से मौलाना भी नाराज़गी का इजहार करें। अगर ये फैसला होना होता कि जनाब पाकिस्तान के लिए क्या फ़ैसले करने हैं, किस तरफ चीज़ों को लेके जाना है, वो तो पाकिस्तान में भी हो सकते थे। अब फैसले ये होने हैं कि अगले सेटअप के अंदर जनाब मेरा साहबजादा किधर होंगे, या मेरी साहिबजादी का क्या किरदार होगा, मेरे भाई का क्या किरदार होगा, इनके समधी का क्या किरदार होगा। अब मौलाना को यकीनन फिर वो भी फिक्रमंद होंगे, उनके भी साहिबजादे वजीर हैं, उनके समधी गवर्नर हैं, और उनके समधी गवर्नर ने इलेक्शन रोक के सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ फैसला भी लिखवाया, इतना रिस्क भी लिया। तो मसला ये है कि जहाँ पे आप लोग अपना अपना मुस्तकबिल डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ज्यादती है कि मौलाना के साहिबजादे के हवाले से चीज़ें हतमी ना हो, उनकी शख्सियत के हवाले से चीज़ें हतमी ना हो कि उनका क्या किरदार होगा, वो सदर होंगे क्या होंगे। तो ये इशू है। इशू ये होता है कि अगर मौलाना ये कह रहे होते कि पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पे कोई ऐसा फैसला हो गया है जिससे मुझे इख्तलाफ है, देखें, इनका किसी उस मसले पे तो किसी पे कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ वही है कि मेरी सियासत क्या होगी, मेरी जमात का क्या किरदार होगा, मुझे क्या कुछ मिलेगा, अगले इक़्तिदार में कितना हिस्सा मिलेगा। तो वही चीज़ें ये आपस में एक दूसरे को बांटते रहते हैं। वो दुबई में बैठ के बांटें या लंदन में बैठ के बांटें। तो मौलाना का गिला बिल्कुल बजा है, उनकी भी इसमें स्टेक है इस पूरे सिस्टम के अंदर, तो उनसे भी मशवरा किया जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन राना साहब, इसमें बात अहम यह है कि प्रेशर नून लीग पर ही क्यों, और फिर ये कहना कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है और नून लीग जिम्मेदार है, हालांकि हुकूमती इत्तेहाद में तो पीपल्स पार्टी है। मौलाना साहब के जो कंफर्ट लेवल है ना जी, वो दोनों पे है। जरदारी साहब के साथ भी बड़ा कंफर्ट लेवल है उनका, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सो मच सो कि मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि मौलाना साहब किसी भी सूरत में नाराज हों। और उनके जो मेरी इतलात है वो ये है कि उनको उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको ये हिदायत हैं कि जनाब मौलाना जैसे कहें, जो कहें, उनकी बात को वजन दिया जाए, उनकी बात पूरी की जाए। लेकिन दुबई मुलाकातों से क्या ऑन पर्पस मौलाना को दूर रखा गया राना साहब? और ये 1.5 हफ्ते के बाद मौलाना साहब इस तरह से बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कोई बात बन नहीं पाई क्या उनके हवाले से? आपको याद होगा कि मौलाना साहब जो है, जिस वक्त दुबई में ये सारी मुलाकातें चल रही थी, मियाँ साहब की और जरदारी साहब की और बिलावल साहब की और मोहतरमा मरियम बीबी की, तो वहाँ जी तो वो उस वक्त जब मुलाकातों का सिलसिला जारी था, तो उस वक्त आपको याद होगा कि मौलाना जनाब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब से भी मिले थे। तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की थी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है मौलाना साहब का कंफर्ट लेवल का, जैसे मैंने जिक्र किया, इन सब के साथ कंफर्ट लेवल है। एंड एट द वेरी सेम टाइम अभी जो सिलसिला चल रहा है, अभी जो हुकूमत चल रही है, उसमें जितनी वजारतें हैं, जितनी वजारतें उनके पास है, JUI के पास है, वो सारी वजारतें जो है बहुत अच्छी वजारतें उनके पास मौजूद हैं इस वक्त। और मौलाना साहब इस हुकूमत में कंफर्टेबल है। हाँ, उनको इग्नोर किया गया, क्यों इग्नोर किया गया, वो उसमें बहुत सी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, बहुत सी रीजन है उसमें। मौलाना साहब फेल्ट के उनको जनाब बाहर कर दिया गया इस सिलसिले से कि उनकी पुरानी ख्वाहिश है मौलाना साहब की कि उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन जहां पे दुबई में बैठ के जब बात हो रही थी कि जी प्रेसिडेंटशिप पीपल्स पार्टी ले ले और प्राइम मिनिस्टरशिप का ऑफिस जो है वो नून लीग ले ले, वहां पे मौलाना साहब को एक मरतबा फिर इग्नोर किया गया। एक चीज जरा जहन में जरूर रखें कि जो KPK है, जहां से मौलाना साहब के लोग उठते हैं या वहां पे मौलाना साहब असर्ट करते हैं, वहां पर अभी भी इस वक्त भी वहां पे जो जोर है वो वहां पे PTI के लोगों का है। वो चाहे परवेज खटक साहब की सूरत में हो, परवेज खटक के अलावा जो उनके साथ लोग मिल गए उनकी सूरत में हो, या जो लोग आइंदा आने वाले इलेक्शन में PTI का टिकट ना लेते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे,
वो अभी भी वहां पे उनका वहां पे वजन है केपीके के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर आप मद्देनजर रखें तो मौलाना साहब को इस टाइम पे इग्नोर करना जरा मुश्किल था। हाँ, ये बात भी आपको बता दूं कि 2-4 दिन की बात है, 2-4 रोज की बात है, मौलाना साहब फिर राजी हो जाएंगे और मौलाना साहब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी फॉर मौलाना साहब वंस अगेन। तो वो एक इशू जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे ये जो राणा साहब ने 2 बातें की ना, सिचुएशन राणा साहब that could be a situation, but situation for whom? जनरल साहब 2 बातें बड़ी सिग्निफिकेंट की राणा साहब ने। एक तो ये कि बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नून लीग के साथ भी मौलाना का रहा और पीपल्स पार्टी के साथ भी, तो माजी गवाह है कि कोई अनबन इनमें नहीं होती, ज़ाहिरी तौर पर ही हो सकती है। और दूसरी तरफ इनका 2-4 दिन में सारे मामला संवर जाएंगे। तो ये सारा जो इस वक्त है कि पीडीएम की जरूरत नहीं रही, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है सब। देखिए, स्क्रिप्ट तो खैर राणा साहब बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन हालांकि आप राइटर हैं। देखिए, चंद चीजें मैं आपको पेश कर देता हूँ। राणा साहब की बहुत बड़ी खूबियां हैं जी। राणा साहब अपना वजन हमेशा ऐसे तैयार रखते हैं कि जहाँ जरूरत पड़े, जहाँ पे उनको फ़ायदा नजर आता है उसमें वजन डाल लेते हैं। उनके मसाइल बड़े हैं। इनके मसाइल एक तो ये है कि क्या जो केपी की हुकूमत है, उनका ख्याल था कि उन पर कब्जा हो जाएगा, क्या वो हो सकता है उनके लिए? क्या वहाँ पर उनके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी कि मौलाना साहब केपी को इस तरीके से कंट्रोल करें जैसे सिंध को जरदारी साहब कंट्रोल कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक मसला है मौलाना साहब का। सदारत तो एक तरफ रही ना, दूसरा मौलाना साहब को दूसरा मसला एक और भी है जी। वो मसला ये है कि जब इसके बाद हुकूमत बनेगी, सब बंदर बांट तो हो रही है कि भाई कौन कहाँ बन जाएगा, किधर बन जाएगा, कैसे बन जाएगा। तो सेंटर में जो पोजीशंस है ना उनकी, उसमें एक तो मतलब कश्मीर कमेटी तो हमेशा से मौलाना साहब की रही है, वो तो शायद उनको मिली जाएगी। लेकिन इसके साथ जो वो देख रहे हैं कि क्या सेनेट में उनको ये पोजीशन मिल सकती है कहीं। देखिए, मौलाना ने अपनी जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना मौलाना साहब की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ किस चीज़ ड्रा करते हैं, वो मैन पावर है जो सिर्फ मौलाना साहब भी पैदा कर सकते हैं। मौलाना साहब भी लेके आ सकते हैं। वो ना पीस पार्टी ला सकती है ना नून ला सकती है। इन पार्टी की मजबूरी है कि उसके बगैर वो काम कर नहीं सकते। मौलाना साहब को देखिए, ईद के दिनों में बाकायदा गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर लेके जाता रहा, ईद मनाता रहे। तो मौलाना साहब को मनाने का इनके पास हुनर भी है और मौलाना साहब के पास खुद भी इतना बड़ा हुनर है कि वो मान जाते हैं। जब वो देखते हैं कि ऑफ़र इतनी अच्छी है जिससे मुल्की और कौमी और आइनी मफादात बेहतर हो रहे हैं, तो मान जाते हैं फ़ौरन इसमें। और ये बात बिल्कुल सही है कि सब कुछ जो बातचीत हो रही है इसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ऐसे इक़दाम नज़र मुझे नहीं आ रहे, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हुकूमती वाला हो। आप जब देख रहे थे अभी हमारी जो वज़ीर इत्तलात फरमा रही थी, आप उनके तसरात देख लीजिए, उनका जिस तरीके से उनका जो लहजा वो देख लीजिए, जो अल्फाज हैं वो देख लीजिए जी। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, इनका ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान में 20, 22, 25 करोड़ लोग हैं। पता नहीं लोग इनको ये समझते भी हैं कि नहीं कि इनके सामने इनकी तो कोई वैल्यू है नहीं है। अब मैंने कह दिया, ये मेरा जो फरमाया हुआ है, ये पत्थर में लकीर है, इसको बदला नहीं जा सकता और वही होगा जो मैं चाहता हूँ। मैं बार बार इस चीज़ का इंतजार कर, एक तो मैंने ये कहा था कि पीडीएम आपस में देखिए जूते में दाल बटेगी। दूसरी अब ये भी देखिए कि ये जितने भी हम फैसले कर रहे हैं ना, चाहे मौलाना साहब करवा रहे हैं, मौलाना साहब के हक में हो रहे हैं, मियाँ साहब कर रहे हैं, जरदारी साहब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं बाद में, ये सब एक इस लेवल पर हैं जिनका इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम में उनका आपस में जो गैप है, या जो लिंक है, या जो कनेक्शन है, या जो कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल है नहीं है वहाँ पे। वो कम्युनिकेशन जब तक ये पैदा नहीं करेंगे, जब तक अवाम इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये जितनी मर्जी ये बातें कर लें, जो मर्जी ये बातें कर लें, पूरे नहीं होंगे, ना ही काम हो सकते हैं इनसे आगे। पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और मसाइल पाकिस्तान के मईशत तो है। और फाइनली खुर्शीद शाह साहब ने शुक्र है बात ही कह दी कि हम जो पहले दिन से ये बात करें, इलेक्शन कराएँ ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, इकानमी की बेहतरी की तरफ जाए, स्टेबिलिटी आए। और इसी पीडीएम की हुकूमत ने उस वक्त तो पीस पार्टी चुप रही, जब पंजाब के इलेक्शन नहीं कराए, केपी के इलेक्शन कराए, चुप रहे सारा को, ये साथ चलते रहे ये। अब सडनली इनको याद आ गया, क्योंकि ये भी दे आल्सो वांट देयर पाउंड ऑफ फ्लैश। और अब नून लीग चूंकि टारगेट पर है, और नून लीग के है पंजाब में सबकी नज़र गाड़ी में है, चाहे वो IPP हो और चाहे वो पीस पार्टी हो।
चाहे मौलाना साहब हो, उनको भी स्टेक्स यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए। वेरी राइट, ठीक है। अबू ज़र, जैसे प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की कि पहले मौलाना कहते थे मईशत सेट करेंगे उसके बाद इलेक्शंस की तरफ आएंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी इन्होंने कन्विंस कर लिया या वो ये समझते हैं कि जो उनके राइवल हैं वो इस वक्त नेक टू नेक फंसे हुए हैं? क्या ऐसा केमिकल चेंज आया कि मौलाना ने 2 बयान दिए कि पीडीएम की भी ज़रूरत नहीं रही और इलेक्शंस भी वक्त पर होंगे? देखें आयशा, इशू ये था, आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स से समझें। मेरे ख्याल से मौलाना साहब की जो पर्सनालिटी है या उसकी उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी अगर आप उस पर अप्लाई करें बड़े आराम से आपको समझ आ सकती है। इशू ये है कि व्हाट ही हैज़ टू ऑफर ऑन द टेबल, वो क्या दे सकते हैं पीडीएम को या जो उनकी कोalition पार्टनर्स हैं उनके लिए, उनका क्या वो ला सकते हैं टेबल पे। देखें, उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो आपको पता है हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा रहा है। राना साहब पहले ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। क्या वो अपनी सीट भी निकाल सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो भी बड़ी डाउटफुल सी बात है। तो वो कितनी सीटें निकाल सकते हैं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज कितना है कि वो उनको उतनी सीटें ला सकता है? बेशक स्कैटर्ड होगा, हर हिस्से में होगा थोड़ा बहुत। क्या विनिंग पोजीशन में ऐसे उनके पास कैंडिडेट्स हैं या उनका अपना इतना वोट बैंक है कि वो पीटीआई को वहाँ पे टफ टाइम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से जो लोग उनके साथ बैठ के नेगोशिएट कर रहे होते हैं उनको भी ऑलरेडी पता होता है कि इस इंसान के पास कितना वोट बैंक है और वो कितनी सीटें लेके आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब जितना उनके पास कैपिटल है या जितना उनके पास एसेट है, वो उससे ज्यादा जब नुमाइश करते हैं उनको नहीं मिलती, तो फिर वो इस तरह के बयान जारी करते हैं जो उनके पार्ट्स को जो बयानी है उसके मुतसादिम होते हैं या उसके खिलाफ होते हैं। तो सारी चीज़ एट द एंड ऑफ द डे ये है, व्हाट यू कैन गिव मी, मुझे आप क्या दे सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं हो रही इस चीज़ की कि मुल्क की बेहतरी क्या है या मुल्क के लिए अच्छा क्या है। यहाँ पे ये हो रहा है कि मुझे मैक्सिमम शेयर जो है वो एक केक में से कितना मिल सकता है। तो सारी चीज़ ये होती है, इस तरह के बयान भी आते। पहले आपने देखा बिलावल साहब भी बयान दिया जब वो सिंध के फंड का इशू था, तो फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने फंड्स रिलीज करवाए। तो इस वजह से इस तरह के बयान जब लेकिन देखें दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं अबू सर, वो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों थे, लेकिन शिकवे जो हैं वो सिर्फ नून लीग से हो रहे हैं। मुलाकातों के लिए नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कोई टेंशन नहीं है। देखें, वो इस ड्राइविंग सीट पे अगर आप सारे 13 की 13 पार्टीज देख लें, जो ड्राइविंग सीट पे है वो तो PMLN ही है। और जो अगर हम कहते भी हैं जब हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, इस तरह का इमेज आता है, और सारी जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज भी हैं वो भी उन्हीं के पास हैं। बेशक डिसीजन मेकिंग में जरदारी साहब का बहुत बड़ा रोल होगा, लेकिन वो बैकफुट पे आपको नजर आते हैं, उस फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहे। और इस वजह से उन्होंने जो मिनिस्ट्रीज भी ली हैं उनकी परफॉर्मेंस हम जज भी नहीं कर सकते। मुझे बताएं, हम क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं इलेक्शन के वक्त वोट देते हुए? या वाटर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं? या स्पीकर ने अच्छा रोल अदा किया, क्या उसने बेहतरी की आवाम के लिए? हम नहीं जज कर सकते। लेकिन हम वजारत खजाना का, बिजली और पानी का, फाइनेंस, उसके बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री का, जो सारी PMLN के पास है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, सबसे वो तो एवेलुएट होंगे। वजह से पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस एवेलुएट नहीं होगी वोटर्स के दिमाग में जब वो वोट करने जाएंगे। इस वजह से PMLN लीडिंग सीट पे है। और उन्होंने जो अपने उसके बाद एग्रीमेंट भी जो उन्होंने किया था जब वो पावर में आना चाह रहे थे कुछ लोगों के साथ, तो फिर जाहिर बात है उसके कुछ फवायद भी हैं तो उसके कुछ नुकसानात भी हैं। आपका बयानिया तो मर जाता, बस बयानिया नहीं रहता। तो इस वजह से जिसकी जितनी सिग्निफिकेंस है, वैल्यू है, उसको उतना केक में से हिस्सा मिलता है। जरदारी साहब ज्यादा जाते हैं हमेशा, लेकिन मौलाना साहब इतने, मेरे ख्याल से जरदारी साहब जितने, मेरे ख्याल से वो नेगोशिएटर उतने अच्छे नहीं है। कुछ कुछ उनको मिल जाता है, लेकिन उनको उतना नहीं मिलेगा जितना पीपल्स पार्टी को मिल रहा है या नून लीग को मिल रहा है, क्योंकि उनकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ जो है मेरी नजर में इतनी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते अगर फेयर एंड फेयर इलेक्शन होता है KPK में। राइट, ठीक है। बहुत बारीक जो आपने बताया कि वो जो गेम है वो बहुत बारीकी से सेट की गई है और सारी मिनिस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस भी आपने बता दी। पीपल्स पार्टी ने किस तरह से ये चुनाव किया और नून लीग जो है वो ड्राइविंग सीट पर है। लेकिन अतर दुबई मीटिंग्स में 2 बड़ी पार्टीज़, शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि 2 बड़ी पार्टीज़ का ही उसमें होना बनता था, लेकिन हम पहले देखते थे कि PTI के दौरे इक़्तिदार में दीगर इत्तेहादी जमातें भी बार बार अपने मसाइल लेकर सामने आती थी। अब की बार सारे ही खामोश हैं, पहली बार मौलाना बोले हैं।
आपके ख्याल में आने वाले दिनों में दीगर इत्तेहादी भी बोल सकते हैं, उनको भी शिकायत होगी कि आप अकेले अकेले सब कुछ तय करके आ गए? जी यकीनन देखिए, अगर आप मिल के हुकूमत कर रहे हैं तो फिर कोई भी आप में मुशावरत होगी, तो ये नहीं हो सकता कि उस इत्तेहाद के अंदर से सिर्फ 2 लोग बैठ के कोई मुशावरत कर रहे हैं। यकीनन दीगर दोस्तों को भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। और दूसरा मसला ये है कि इस वक्त जो सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है उसको आगे किस तरह लेके चलना है, इसलिए कि आगे दोबारा इनको इत्तेहाद बनाना पड़ेगा, आगे दोबारा इनको ये सेटल करना पड़ेगा कि किसको क्या शेयर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यकीनन जो दूसरे इत्तेहादी हैं वो भी इस पर एतराज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब लेकिन दुबई प्लान, कुछ खबरें ये भी हैं कि वहाँ पर जो भी बातचीत हुई, वहाँ जो बेल है वो मंडे नहीं चढ़ी, नाकाम हुई है, दुबई प्लान नाकाम हुआ है। कितनी देर में ये प्लान, इसकी कामयाबी या नाकामी सामने आ सकती है? देखिए ये जो पहला प्लान था उसकी कामयाबी तो पूरी कौम देख रही है ना, जो महंगाई की सूरत में, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसकी सूरत में, तो दुबई प्लान ये अगेन मैंने कहा कि ये क्या कोई पाकिस्तान की कामयाबी का प्लान है? क्या ये कोई पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का प्लान है? फिर तो हमें नजर आई, ये मैंने जिस तरह शुरू में अर्ज की कि ये चंद खानदानों के मफादात की जंग है। उन्होंने अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मौलाना के साहबजादे की, जरदारी साहब के साहबजादे की, शरीफ खानदान की, ये उनकी मुलाकातें हैं कि किसका क्या किरदार होगा। तो यकीनन फिर असफंदियार वली खान साहब को भी इशू होगा कि मेरे भी साहबजादे हैं, उनका क्या किरदार होगा। बाकी किसी और दोस्त को भी इतराज़ हो सकता है। तो ये कामयाबी या नाकामी, इसको आप इनकी जो ज़ाती अचीवमेंट्स हैं या फिर इनकी जो ज़ाती एस्पिरेशंस हैं उसकी शक्ल में आप देखेंगे कि क्या वो किस हद तक फुलफिल होती हैं। तो वो आपको आने वाले दिनों में कुछ नजर आ जाएंगी चीजें। ठीक है, लेकिन बाकी इत्तेहादी भी क्या मौलाना की तरह पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे? राना साहब ने तो कहा कि वो कन्विंस हो जाएंगे 2 से 4 दिन में। ऐसे में जो मुल्क की मईशत है उसके हवाले से फिच ने तो रेटिंग्स हमारी CCC कर दी हैं। इसलिए यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 12 तारीख को जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें प्रूफ कर दिया जाएगा जो माहिदा होने जा रहा है। बट एट द सेम टाइम अनप्रेसिडेंटेड था कि वो वफ्द जाके चेयरमैन PTI से या उनकी टीम से मिले। उसके बाद से कयास आराइयों का एक सिलसिला जारी है। क्या वो दोबारा से पॉलिटिक्स में रेलेवेंट हो चुके हैं? ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। IMF वफ्द का जो दौरा है ज़मान पाक है, उससे की वजह से मैंने लिफ्टेड आईब्रो कि भाई उधर इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को ग्रीन सिग्नल, और दूसरी तरफ ये मुलाकात, इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं? तो राना साहब, उसमें जो भी बातचीत हुई उसमें इंतखाबात के हवाले से भी कहा गया और फिर वहाँ से एक जवाब भी आया, ये सब कुछ तो रिपोर्ट हो रहा है। इस मूव को रेयर मूव करार दिया जा रहा है। कहीं प्रेसिडेंट देखा आपने ऐसे कि इस तरह से ऑपोजिशन जमात के लीडर से मुलाकात की गई हो IMF की जानिब से? देखें, इसको ज़रा थोड़े से डिफरेंट तरीके से आप सोचें। बेसिकली IMF ने जो ये स्टेप लिया है, जो इंटरेक्शन कर रहे हैं IMF वाले, जो कि बड़ी पार्टीज हैं, उनके लीडरों के साथ, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका रीज़न ये है, देखिए पहले जब भी IMF के साथ डील्स होती रही हैं, आपने देखा पास्ट में, वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे होती थी और ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे वो डील कर लेते थे, या बहुत मैक्सिमम अगर किसी को नो हाउ होती थी तो जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, या फाइनेंस से रिलेटेड टॉप ब्रास होती थी, उन लोगों को सिर्फ पता होता था कि व्हाट इज द डील ऑल अबाउट। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट IMF हैज टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव। दे आर टेकिंग इन लूप, सबको लूप में ले रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके लीडर्स को लूप में ले रहे हैं वो। अच्छा, उसमें ब्यूरोक्रेसी से जो हमेशा से ये बहस चलती आई है ना कि जी ये सारे काम जो है ब्यूरोक्रेसी कर जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। सियासतदान अक्सर औकात आपने देखा होगा नेशनल असेंबली में, सेनेट में इसी किस्म की बातें होती थी, डिबेट्स होती थी और कई कई दिन डिबेट्स होती थी। अब उससे बाहर निकल के IMF ने ये इनिशिएटिव लिया है और मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है, और उन्होंने पॉलिटिशियंस को जो है वो लूप में लेके उनके सामने अपने कार्ड्स रख दिए। अच्छा, वैसे इसके 2 पहलू हैं राना साहब, आप इसे अच्छा इनिशिएटिव कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम IMF डील इस हुकूमत के बकौल जिन्होंने खराब की, जो जिम्मेदार ठहराए जाते हैं आज के माशी हालात के, वो सब उस टीम में मौजूद थे जिसने मुलाकात की। शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब, ऑडियो लीक्स जिनके सामने आई, वो उस मुलाकात में मौजूद है। एट द सेम टाइम
ये भी इसको ताबीर किया जा रहा है कि आपकी माशी खुद मुख्तारी तो चलें वो दाव पे लगी है, लेकिन आपकी सियासी खुद मुख्तारी भी आप दाव पे लग चुकी है, क्योंकि वो एक तरह से वो मुदाखलत है कि सियासतदानों के साथ मुलाकात की जा रही है, टॉप टियर लीडरशिप के साथ मुलाकात की जा रही है और कैंप्स की बात की जा रही है कि आपकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का किबला दूसरा है और आपके अपोजिशन लीडर दूसरे कैंप में जाना चाहता है। इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जा रहा है राना साहब, और ये खौफनाक शक्ल है। आपके देखिए, जो हर एक की अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय है एंड आई स्टिक टू माय जो व्हाटएवर ओपिनियन आई हैव, मैं उस पे स्टिक करूंगा और मैं उससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मेरे नज़दीक ये अच्छा इनिशिएटिव है और ये एक आपके सामने कार्ड्स रखती है, ओपन कर दिए उन्होंने, ठीक है। और उसमें कोई मुदाखलत या ना मुदाखलत, देखिए ये बातें उस वक्त करनी अच्छी लगती हैं जब आपके घर के अंदर दाने हो, जब आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो और आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी लैंडिंग एजेंसी पे यानी डिपेंडेंट ना हो, आप किसी वर्ल्ड बैंक पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे या IMF पे आप डिपेंडेंट ना हो, फिर तो आप ये बातें करते हुए अच्छे लगते हैं कि जनाब हम लोग जनाब खुद मुख्तारी तो उस वक्त आपके पास होती है जिस वक्त आपके इकोनॉमिकली आप वायबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, अच्छा। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और इंडिपेंडेंट पॉलिसीज भी उसी वक्त बनती हैं जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो आपको फिर थोड़ी बहुत सुननी भी पड़ती है बातें, अच्छा राना साहब, ठीक है। और उसके अलावा आप राना साहब एक तसल्ली करा दें, जो कहा जाता है इसमें तहफ़्फ़ुज़ात मुलाकात में ज़ाहिर है उसमें से कुछ चीजें आपको माननी भी पड़ती बिल्कुल है। ठीक है, वो मान भी रहे हैं और ज़ाहिर है मानने के सिवा चारा भी नहीं है, लेकिन जो शिकायतें या तहफ़्फ़ुज़ात जिनका इजहार इस मुलाकात में किया गया चेयरमैन PTI की जानिब से, ज़ाहिर है IMF वफ़द ने वो सुनी। आपके ख्याल में जो 12 जुलाई को मीटिंग होने जा रही है उसमें वो रिजर्वेशंस आएंगी ज़रा गौर, वो टेबल की जाएंगी, उस पर बात होगी, किस्त के इजरा में कोई रुकावट तो नहीं होगी राना साहब? नहीं, देखें, जो चेयरमैन PTI ने जिन ख्वाहिशात का इजहार किया है उसका जवाब उन्हें वहीं पर मिल गया है कि जनाब वो एक लेवल तक अपने आप को IMF एक लेवल तक अपने आप को असर्ट कर सकता है, उससे आगे IMF नहीं जा सकता। तो वो किसी चीजों पे कमिटमेंट्स नहीं कर सकता। जो कमिटमेंट्स के बारे में जो PTI की लीडरशिप जो कमिटमेंट्स उनसे मांग रही थी वो नहीं दे सकते IMF वाले उस PTI की लीडरशिप को। वो एक रोल है उनका, उस रोल तक जा सकते हैं और उनकी एक लाइन ड्रॉ हुई है, उधर तक ही वो कर सकते हैं। वो ये नहीं कर सकते कि अगर कोई भी लीडर जो है किसी किस्म की कोई विश लिस्ट आगे रख दे तो उसको फॉलो कर लेंगे, वो ऐसा नहीं होता। इट डजंट वर्क दैट वे, ऐसा होता नहीं है और ना ऐसे होगा। एक लिमिटेड उनका रोल होता है IMF का, और उसमें उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी से निकल के आप लोगों के कहने पे इन्हीं पॉलिटिशियंस के कहने पे उन्होंने वो रोल अपने आप को सब पॉलिटिशियन को लूप में लिया, ब्यूरोक्रेसी से हट के। पहले ब्यूरोक्रेट्स के साथ डील होती थी, अब वो पॉलिटिशियंस को लूप में ले रहे हैं, which is a good sign। अच्छा ठीक है जनरल साहब, आप भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं? एहसन इकबाल साहब की ये स्टेटमेंट चीन के किरदार के हवाले से, और आप जो IMF का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, यानी आपकी सियासत में एक शख्स माइनस हो रहा है लेकिन IMF वक्त उसको अहमियत दे रहा है, तो -1 फार्मूला नाकाम हो गया? देखिए, हम बड़ी लिमिटेड चीज़ को देख रहे हैं इस वक्त। IMF को सिर्फ एज IMF मत देखिए। जब मैं पिछले प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि IMF बात करता है जो वाशिंगटन से उसको हिदायत मिलती हैं, और इससे मुझे कोई शक नहीं है कि ये 3 बिलियन का जो हमें इन्होंने नया प्रोग्राम दिया है, इसमें बहुत कुछ साथ जो मैंने आपसे कहा था ना, वो मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने हमसे बातें क्या मनवाई हैं। कुछ तो चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं। अब IMF का राना साहब की बात सर आँखों पर, लेकिन IMF ने सब सियासी लीडरों से मुलाकातें नहीं की हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। पीपल्स पार्टी नंबर 1। नंबर 2, IMF ने जो बेसिक टेक्निकल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ही आपके ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर डील होते हैं। IMF बेसिकली तो ब्यूरोक्रेट्स हैं वे, लेकिन पाकिस्तान के जो खसूसी हालात हैं इसकी वजह से उनका एक सियासी रोल भी बन जाता है, इसलिए कि भाई पाकिस्तान की इकॉनमी अगर ठीक नहीं है, नहीं चलेगी, तो पाकिस्तान की सियासत कहाँ से चलेगी। तो एक तो इस लिहाज से वो बात बनती है। अब IMF ने एक लेवल पे जो गवर्नमेंट थी उनसे बात की, और मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट को इससे बुरा लगता, गवर्नमेंट इसको सही ना समझती, तो IMF को रोकती तो शायद IMF रुक जाता। लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट में भी इतना दमखम नहीं है कि IMF को रोक सकता जो IMF करना चाहता है उससे। 12 जुलाई को ये फैसला हो जाएगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। वो तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मिल जाने भी चाहिए। पाकिस्तान की
बेहतरी भी इसी और में चेयरमैन है। पीटीआई ने भी मुखालिफत नहीं नहीं इस की बात अच्छा अच्छा किया, मतलब जी। अच्छा जेस्चर है। अगर उन्होंने जी। मुखालफत नहीं की तो पाकिस्तान के लिए इट ऑगर्स वेल, इट ऑल्सो ऑगर्स वेल फॉर योर पॉलिटिक्स कि भाई ये जो Mature पीडीएम politics है। हाँ जी, जो पीडीएम की जो हुकूमत जो पॉलिटिक्स कर रही है, जिस तरीके से वो लगे हुए हैं इनके पीछे, इनको भी एक कदम पीछे हटना चाहिए, देखते हुए कि भाई अगर दूसरी साइड से एक पॉजिटिव रोल आ रहा है तो देखें, उसको भी देखें ना। आपके इसी मुल्क के लोग हैं सारे, किसी को आपने मतलब एक चूँकि ख़ास शख्सियात को आप पसंद नहीं करते, या कोई एक शख्सियत किसी और जगह बैठी उनको ये पसंद नहीं है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो ग्राउंड है वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि इतनी ऐसा बने कि वो बॉल मारे जब भी तो बगैर किसी के रोके गोल में चला जाए। तो ये तो नहीं होता ना, आगे खेलने वाले होते हैं टीम, अगर आगे खेलने वाले खड़े होंगे तो खेलेंगे तो सही ना, कोई गेंद को रोकेगा भी। तो इस किस्म के हालात में ये हमें समझना चाहिए कि IMF हैज़ अज्यूम्ड ए रोल, और ये गवर्नमेंट अगर चाहती रोक लेती। गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रोका? गवर्नमेंट को पता है कि IMF क्या बात करना चाहती है और IMF की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कुछ अर्सा पहले अगर आप देखो तो IMF ने एक बात की थी जिसमें कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने शोर शोर मचाया, लेकिन ज़्यादा हंगामा नहीं किया, क्योंकि उनको समझ चुके थे कि हमारे जो मोहतरम जनाब डार साहब हैं, उनके जो बयानात थे उसकी वजह से IMF के साथ जो तलखी हुई थी उसका खमियाजा काफ़ी देर तक हमने भुगता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भाई ये इन अ वे इज़ गुड, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर है ये काम। और अगर सारे हम मिलकर बैठकर, और हम तो बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं, और राना साहब भी, हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बहुत अरसा पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठ के अपने फैसले खुद कर लेने चाहिए थे, बजाय कि अदालतों में घसीटते या ये जो सारे मामला यहाँ तक पहुँचते, उससे पहले फैसले हो जाते तो शायद पाकिस्तान आज अपने चंद इक़दामात उठा चुका होता। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप अर्ज़ करना चाहता हूँ, अभी मैं सुना था ब्रेक में जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, हम जैसे जो थोड़े बहुत इकॉनमी को तो नहीं समझते, लेकिन ये समझते हैं अगर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को सिंसियरली डेवलप किया जाए, कोशिश की जाए, तो एक साल में सबसे जल्दी जो रिज़ल्ट दे सकती है आपकी एग्रीकल्चर दे सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत बड़ी तकरीर की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बहुत बड़े बड़े दावे किए, बहुत बड़े बयान दिए, लेकिन इस बजट में किसानों की जिस तरीके से खिंचाई हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि अगले 6 महीने में आपकी एग्रीकल्चर आपको कुछ रिजल्ट दे पाएगी। डीजल महंगा, बिजली महंगी, खादें महंगी, हर चीज़ महंगी महंगी तर होती जा रही है, ऊपर से सारे टैक्स लग गए हैं। आप ये बताइए कि किसान कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से आप डेवलप करेंगे इसको? बिल्कुल सही। सियासी खींचातानी में बहुत से ऐसे पहलू हैं मईशत के हवाले से नज़र हो जाते हैं और फिर वो खुमियाजा आवाम भुगतते हैं। बहुत ही आम सवाल अभी बाकी है, ब्रेक के बाद आके सामने रखेंगे अबू ज़र के। जॉइंट सेशन में एक बार फिर खुश आमदेद। अबू ज़र, इस मुलाकात के माशी पहलू तो अपनी जगह पर अहम हैं ही, और 12 जुलाई की मीटिंग भी सिग्निफिकेंट है, बट पॉलिटिक्स पे, पीटीआई की पॉलिटिक्स पे इस मुलाकात के क्या असरात हो सकते हैं? दोबारा रेलेवेंस हो सकती है? देखें, फिलहाल तो जो आया गया, जो हमें नजर आया, ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है टूट और इररेलेवेंट हैं। लेकिन मैंने ये हमेशा कहा कि इररेलेवेंस एक इंसान कौन है या उस पर रेड लाइन किस तरह लगनी है, वो हमेशा आवाम डिटर्मिन करती है। जिन मुल्कों में जमहूरियत होती है, अगर तो जमहूरियत ना हो, डिक्टेटरशिप हो, तो फिर तो रेड लाइन लगाना बड़ा आसान सा काम होता है, आपको सिर्फ एक ऑर्डर ही पास करना होता है। लेकिन अगर आपने जमहूरियत जानी है, आपने इलेक्शन कराना है और आपका आइन जो है वो जिंदा है, जावेद है, तो ऐसी सिचुएशन में लीडर वही लीडर की सिग्निफिकेंस होती है जो हु इज पॉपुलर अमंग द। इस वजह से IMF वाले कोई बचे नहीं है। देखें, एक पूरा इंस्टीट्यूशन, एक देखें, उनको अंडरस्टैंड करें। IMF इज अ काइंड ऑफ अ बैंक। जिस तरह हम एक बैंक है, उससे हम लोन लेते हैं, तो वो लोन लेने से पहले पूरी तरह छानबीन करते हैं, आपके एसेट्स को देखते हैं, उसके बाद आपसे गारंटीज मांगते हैं, फिर उसके अलावा थर्ड पर्सन से भी गारंटी मांगते हैं कि क्या ये शख्स इस काबिल है कि ये हमारा लोन वापस कर सकेगा, या जो हमको पैसे दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करेगा। तो इस वजह से उनका चेयरमैन PTI के पास जाना, ये आपको रिफ्लेक्शन इस चीज की है कि ही इज रेलेवेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड ही इज इन अ पोजीशन टू विन इलेक्शंस इन पाकिस्तान, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है इस मुल्क। तो इस वजह से उन्होंने पैसे देने, उन्होंने आगे देखना है कि प्रोग्राम कंटिन्यू भी होना है कि नहीं होना,
और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं लोन दे रहे, क्या वो सही हाथों में जा रहा है नहीं जा रहा, और कल क्या हमें इसका कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, कोई नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ये नहीं बन सकते। तो इस वजह से जितने स्टेक होल्डर्स हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे मुलाकात की है, तो वो भी अपना होमवर्क करके बैठे हुए हैं और दे नो कि उन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो इस वजह से उनसे मुलाकात करना हमें इसका सबूत देता है कि चेयरमैन पीटीआई इज रेलेवेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, वेरी मच रेलेवेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हम अगर इसको डिनाई करें, माने ना माने कि जी नहीं, वो वही बात हो गई, सफेद दीवार को हम कहते हैं कि नहीं जी काली है, सफेद नहीं है, तो वही वाली बात। तो किसी और यकीन जहाँ तक दहानी की बुनियाद पे चेयरमैन पीटीआई ने सपोर्ट किया IMF रैम को? देखें, अगर पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजरा है, हम बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब थे। आई हैव नो आइडिया कि कोई यकीन दहानी थी कि थी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से यही बात हुई होगी कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो उसका रूल ऑफ लॉ के लिए उसका कोई बयान उनको देना चाहिए, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बयान देना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान की देखें स्टेट की बात होती है तो ये अबव पॉलिटिक्स होती है, होनी भी चाहिए। और अगर हम डिफॉल्ट से बच रहे थे इस प्रोग्राम के थ्रू, तो अगर कमिटमेंट्स देनी है अपोजिशन लीडरशिप ने भी, तो उनको देनी भी चाहिए और IMF की तसल्ली करनी चाहिए, और उन्होंने वो किया। तो मेरे ख्याल से दिस इज गुड फॉर द कंट्री। ये पॉलिटिक्स से ऊपर की चीज़ है, तो इस चीज़ पे मेरे ख्याल से हमें सबटाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के फायदे के लिए वक्ती तौर पर, वैसे तो मेरे ख्याल से IMF से लोन लेना कोई पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म एक चीज़ वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस होना चाहिए इस मुल्क की। जो देखिए, हमारे जब हम किसी से पैसे लेते हैं, जिस तरह IMF और हमारी इस वक्त जो रिलेशन, वो मेरी नज़र में एक बॉन्डेड लेबर वाला है। देखिए, हम अपनी ना कोई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। बिल्कुल, तो इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ आयशा इधर से बात करना चाहूँगा। देखें, ये आज मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब के केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। देखें, इसमें 17,000 ट्रांजैक्शंस थी, 27 बेनामी अकाउंट थे, और उसके अलावा इसमें जो मनी ट्रेल का इशू था सीरीज। लेकिन आपकी जब मुल्क की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FIA आके ये कह दे कि इसमें ये बेकसूर है, तो फिर हमारी अदालतें क्या करेगी? ये सारे प्रॉब्लम्स इस वजह से आते हैं कि आपकी जो ऊपर लीडर बैठी है उन पे भी क्वेश्चन बड़े सीरियस किस्म के। इसहाक डार साहब आपके सामने हुदैबिया पेपर में उनका कितना सीरियस किस्म का नेचर है क्राइम का। तो इस वजह से मुझे नहीं नजर आता कि देखें IMF वाले भी पे भरोसा करेंगे कि आपकी टॉप लीडरशिप पे इतने सीरियस किस्म के केसेस होंगे, तो उनको फिर सबसे गारंटीज लेनी पड़ती हैं इस वजह से, और उन लोगों से भी लेने पड़ती हैं जिनका इस मुल्क फाइनेंस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जमहूरी में उनको भी गारंटीज पे देनी बिफोर वी पड़ती क्लोज, अतर आप देख रहे हैं कि IMF स्टेबिलिटी तो तभी आएगी ना जब साफ शफाफ इंतखाबात होंगे और ऐसी क़यादत आएगी जो आज़ादाना फैसले ले सके, पॉलिसीज़ बना सके। क्या IMF इस किस्त के जरा को वक्त पर इंतखाबात से मशरूत कर सकता है? देखिए, IMF ने बड़ा क्लियर सिग्नल दिया है। ना सिर्फ IMF, आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में EU की जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी सियासी माहौल की बात की, 9 मई के वाक़यात की बात की, उसके बाद फ़ौजी अदालतों का जिक्र किया, ये और दहशतगर्दी की अदालतों में चलने वाले मुकदमात का जिक्र किया। तो अगर हम ये समझते हैं कि इन चीज़ों को हमें आइसोलेशन में देखना पड़ेगा, IMF का चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिलना सियासी कोई एक तरह से पॉइंट नहीं था या कोई वो पैगाम नहीं था, तो मेरे ख्याल में वो राय दुरुस्त नहीं होगी। देखें, असल में तो अगले जो निगरान वज़ीर आज़म आने हैं, जिनके दौर के अंदर ये IMF का पैसा खर्च होना है, वो तो राजा रियाज साहब की मर्जी से आने। और राना साहब के प्रोग्राम के अंदर भी राजा रियाज साहब ने फरमाया कि मैं नाम दूंगा तो आगे नाम जाएंगे। वो कौन होते हैं दुबई में बैठ के? वो कौन होते हैं कि दुबई में बैठ के फैसले कर दें? बिल्कुल। और पर मसला ये है कि IMF ने ये जो है गवारा नहीं किया कि वो राजा रियाज से मिलें, इसलिए कि IMF को ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है। हालांकि मेरी तरह राजा रियाज अपने आप को जितनी मर्जी अहमियत दें जिस तरह मैं देता हूं, पर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि IMF ने उनको अहमियत नहीं दी। और क्यों नहीं दी? इसलिए कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल जेस्चर था और एक वाज़े पैगाम था कि जो लोग कह रहे थे कि ये हो जाएगा, ईद के बाद वो हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा, एक वाज़े पैगाम दिया गया कि इस मुल्क में जो कुछ भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आलमी सतह के ऊपर आपको आइसोलेशन का सामना होगा। आइन और कानून के मुताबिक होगा या IMF की मर्जी से होगा, फर्क है अतर, और शायद ये आने वाले दिनों में वाज़े हो जाए कि यहाँ किसकी मर्जी चल रही है। बहरहाल अभी तक एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान में इदारे नहीं, शख्सियात ही मजबूत हुए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।